Chapter number 8, Public Finance in India. A very simple and easy chapter for 8 marks. Questions इसके भी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं बहुत बार. जितना इंपॉर्टेंट 3A 3B है, चैप्टर 7 है नेशनल इनकम, उतना ही इंपॉर्टेंट ये 8th चैप्टर भी है. और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये सिर्फ 3 आंसर पढ़ के ही कवर हो जाएगा. तो आज का अपना टारगेट भी ये 3 इंपॉर्टेंट आंसर है, सुपर इंपॉर्टेंट आंसर. ये 3 इंपॉर्टेंट आंसर अगर अच्छे से कर लिया तो पूरा चैप्टर कवर है. कुछ भी पूछ ले फिर इस चैप्टर में से, ये 3 के आजू बाजू से ही पूछेगा. सो फुल ऑन फोकस के साथ इस चैप्टर का इंट्रो समझते हैं. सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 2 शब्दों से बना है. पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक बोले तो सरकार. इकोनॉमिक्स की भाषा में पब्लिक यानी गवर्नमेंट, लोगों ने चुनी हुई सरकार या लोगों की सरकार इज कॉल्ड एज पब्लिक. और इकोनॉमिक्स की भाषा में पब्लिक यानी गवर्नमेंट. फाइनेंस यानी इनकम और एक्सपेंस का लेखा जोखा. फाइनेंस यानी इनकम और एक्सपेंस का पूरा रिपोर्ट, रिकॉर्ड. और पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा. सो व्हाट दिस चैप्टर डील्स विथ, public finance in India deals with the complete records of income and expenses of the government, सरकार के इनकम और एक्सपेंस का कच्चा चिट्ठा बोले तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. सरकार बहुत सारी जिम्मेदारियों से चलती है. आमतौर पे गवर्नमेंट को काम भी बहुत सारे हैं. यूजुअली प्राचीन काल की जो सरकारें थी वो लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा करना, उसकी आजादी को बनाए रखना, कोई बाहर से अटैक ना कर दे इसका ध्यान रखना, यही सारे कामकाज में व्यस्त रहती थी. लेकिन आजकल की मॉडर्न डे सरकारें, 20th सेंचुरी की सरकारें, ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को पूरा करती है. और इसीलिए आपको फाइनेंस समझने से पहले समझना है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट का काम समझोगे तो ही उसका हिसाब किताब समझ पाओगे. तो गवर्नमेंट के 2 काम, गवर्नमेंट के 2 काम, गवर्नमेंट के 2 काम, गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शंस, ऑब्लिगेटरी फंक्शन. 2 फंक्शंस है गवर्नमेंट के, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और एक ऑप्शनल फंक्शंस. सरकार 2 इंपॉर्टेंट काम करती है सिया. कितने? 2. ऑब्लिगेटरी मतलब लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस से रिलेटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अटैक से बचाने से रिलेटेड. सरकार देश को बचाती है. सरकार का मेन कर्तव्य है देश की सुरक्षा, देश की आजादी को बरकरार रखना. इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी फंक्शन. कंपलसरी है, सरकार है तो सरकार का ये सबसे मेन काम है, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस. दूसरा ऑप्शनल फंक्शन. कौन सा? ऑप्शनल फंक्शन. कौन सा? ऑप्शनल फंक्शन. ऑप्शनल मतलब क्या आदर्श? वो काम जो आजकल की सरकारें कर रही है, विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, हेल्थ एंड एजुकेशन पे ध्यान देना, रोटी कपड़ा मकान की सारी सुविधाएं, अलग अलग चीजों की लोगों तक पहुंचाना. पहले की सरकारें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित थी, लेकिन आजकल की सरकारें जो है वो रोड बना रही है, डैम बना रही है, सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रही है. ये सारे ऑप्शनल फंक्शंस में आता है. अब ऑब्लिगेटरी हो या ऑप्शनल हो, ये सारे फंक्शंस करने के लिए सरकार को क्या लगेगा? पैसा लगेगा. बिना पैसे के ये काम होने वाला नहीं है. ये काम होएगा क्या बिना पैसे के? नहीं. रोड बन जाएगा क्या बिना पैसे के? नहीं बनेगा. हॉस्पिटल खोल पाएंगे क्या? नहीं खोल पाएंगे. स्कूल एजुकेशन के लिए खोल पाएंगे क्या? नहीं खोल पाएंगे. विदाउट फाइनेंस गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन. क्योंकि गवर्नमेंट को ऑब्लिगेटरी हो या ऑप्शनल फंक्शन, सबके लिए पैसा लगने वाला है. गेटिंग इट एवरीबॉडी? कॉन्सेप्ट समझ रहा है चैप्टर का? इस चैप्टर में कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको इस चैप्टर में एक बहुत ही जबरदस्त सा चार्ट दिया हुआ है. ये चार्ट समझना है. अगर ये चार्ट आप समझ गए ना, द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस एट ग्लैंस, तो ये चैप्टर का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा. व्हाट डज पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड? तो पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर,
फिर आता है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट आता है, फिस्कल पॉलिसी आती है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। टोटल कितनी चीजें आती है? 5। सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड कोर है पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का खर्चा, सरकार का खर्चा, सरकार का, और पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार का इनकम, सरकार का इनकम, सरकार का। याद रहेगा क्या? गेटिंग इट एवरीबॉडी? और उसके बाद आता है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट का लोन्स, सरकार का लोन्स। क्या होता है? जैसे एक आम आदमी को लोन लेना पड़ता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, कई बार लोन लेना पड़ता है, अपने पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है तो हम लोन लेते हैं। वैसे ही सरकार को भी लोन लेना पड़ता है, और यह आम बात है क्योंकि हर गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम है। सरकार का इनकम तो टैक्स वैक्स से आता है, हर कोई तो टैक्स भरता नहीं है, लेकिन रोड तो सबके लिए बनाना है, सब 140 करोड़ लोगों के लिए रोड बनाना है, स्कूल खोलना है, डैम बनाना है, हॉस्पिटल खोलना है, लेकिन 140 करोड़ लोग टैक्स थोड़ी भर रहे हैं। सो समवेयर और दी अदर सरकार का इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिक फाइनेंस का है पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, पब्लिक डेट। तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं बॉस पब्लिक फाइनेंस के, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट। याद रहेगा? और आखिर में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी और एक है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है सर? तो फिस्कल पॉलिसी में यही 3 चीजें आती है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेट। मतलब मैनेजमेंट ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी, जहां पे योजनाएं बनाई जाती हैं, कैसे एक्सपेंस होगा, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, लोन लेना पड़ेगा तो कितना, ये सारी फिस्कल पॉलिसी में बात होती है। और आखिर में आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सरकार बजट बनाती है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा मैनेजमेंट है अपने रेवेन्यू पॉलिसीज का। तो इस तरह से ये 5 हिस्सों में पब्लिक फाइनेंस बटा हुआ है। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम के एंगल से देखें तो क्वेश्चन जो है इन तीनों का ही आएगा, इन तीनों से रिलेटेड ही आता है, रेवेन्यू, एक्सपेंस और डेट। एक आध बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बजट से रिलेटेड भी आ चुका है, बट बेसिकली ये चार्ट ही चैप्टर है। ये चार्ट में जो चीजें बताई गई हैं, मार्किंग्स दी गई हैं, वही अपना चैप्टर है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है सबसे आईएमपी, एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन को समझो, सवाल में पूछ रहा है कि क्या कारण है कि सरकार का एक्सपेंस बढ़ रहा है, सरकार का एक्सपेंस, सरकार का एक्सपेंस। क्वेश्चन समझोगे, आंसर समझा दूंगा, टेंशन मत लो। वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन, आंसर का नाम सर डीजी, 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 आंसर का नाम यस। सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, आमतौर पर तो हमारे दिमाग में पहला जवाब यही आता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। आबादी बढ़ रही है ना, तो हमें बहुत सारी सुविधाएं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसा तो लगेगा, और इसलिए आमतौर पर हमारा ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में वेरियस रीजंस जानने वाले हैं हम फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आंसर का नाम सर डीजी। पहला पॉइंट, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। इंट्रो पढ़ लेना एक बार। इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंस in a developing country like India. Let us study the important reasons for the growth in public expense. क्यों खर्चा बढ़ रहा है? Spread of democracy. एकदम इजी आंसर है, एकदम इजी पॉइंट्स है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को मौका मिलता है सरकार बनाने का, लोगों को मौका मिलता है सरकार चुनने का, और सरकार चुनने के लिए लोग क्या करेंगे? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग करेंगे। यानी डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है, तो बार बार लगातार इलेक्शन लेने पड़ेंगे, बार बार लगातार इलेक्शन लेने पड़ेंगे, बार बार लगातार। अपने देश में हर 5 साल में इलेक्शंस होते ही है,
और आप न्यूज चैनल अगर देखते हो तो आप ऑब्जर्व करते ही होगे, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन चालू ही है पूरे देश में। कभी बंगाल का तो कभी गुजरात का, कभी यूपी का तो कभी बिहार का, कभी झारखंड का तो कभी गोवा का, इलेक्शन चालू ही है। कभी लोकसभा तो कभी विधानसभा, अभी आएगा महानगर पालिका। इलेक्शंस चालू ही है क्योंकि डेमोक्रेसी से आपका देश चल रहा है, तो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है तो इलेक्शन हर 5 साल में कंडक्ट करना पड़ेगा। लोगों को चुनने का एक ही तो राइट है, वोटिंग राइट, और वो देना पड़ेगा। अब ये फुकट में हो जाएगा क्या? एक इलेक्शन कंडक्ट करने में सरकार को करोड़ों रुपए का खर्चा लगता ही है, क्योंकि देश इतना बड़ा है, जगह जगह पे पोलिंग बूथ, वहां पे इलेक्शन कमीशन के लोग, कई जगहों पे तो मिलिट्री, पुलिस, सारा बंदोबस्त, फिर वो मशीन के काउंटिंग करने वाले लोग, बहुत सारे अलग अलग बंदोबस्त करने पड़ते हैं, और ये सब फुकट में नहीं होगा, ये सब में खर्चा लगेगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अपन क्या पढ़ रहे हैं? रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीजंस फॉर ग्रोथ इन, पहला रीजन स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, स्प्रेड ऑफ, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस एंड अदर सच एक्टिविटी। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का पैसा यहाँ पे खर्चा होता है। पहला पॉइंट क्लियर है? सर डीजी, सर डीजी, सर डीजी। एस फॉर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, एस फॉर स्प्रेड ऑफ, एस फॉर स्प्रेड ऑफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। खाली खेतीबाड़ी से तो देश नहीं चलेगा। देश को अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है। अब देश की सरकारें क्या करती हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए उन्हें सब्सिडीज देती हैं, उन्हें सस्ते दामों में जमीन देती है, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो, आए और इन्वेस्ट करें। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो नौकरियां ज्यादा मिलेंगी लोगों को, देश का भला होगा। और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक एक्सपेंसिव फैक्टर है, एक एक्सपेंसिव फैक्टर है। इसमें सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ता है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। सरकार के लिए फायदेमंद है ना। लोग उस सरकार को अच्छा अच्छा बोलेंगे जो ज्यादा नौकरियां देगी। लोग उस सरकार की तारीफ करेंगे, बार बार उसी को वोट देंगे जो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, देश की जीडीपी बढ़ाएगा। और इसीलिए सरकार जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है। हेंस द गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंस। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? सरकार को इंडस्ट्री वालों पे खर्चा करना पड़ता है ताकि वो लोग देश को चलाएं, देश में तरक्की करवाएं, देश में एम्प्लॉयमेंट लाएं, प्रोडक्शन लाएं, और इसलिए सरकार उन पे एक्सपेंस करती है, तो सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सिंपल है। दूसरा पॉइंट, आई से 2 और पॉइंट है दोस्तों। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की एक्टिविटीज बढ़ रही है। मैंने आपको बोला सरकार है ना, 2 टाइप के फंक्शंस पूरे करती है, ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी। याद है? ऑब्लिगेटरी फंक्शंस वो होते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, डिफेंस का काम होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम होता है। सरकार ये सब पे पैसा खर्चा करती है और वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है यार, देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन आजकल की सरकारें तो ऑप्शनल पे भी पैसा खर्चा करना ही पड़ता है, वरना लोग वोट नहीं देंगे। रोड अच्छे बनाने हैं, डैम बनाना है, कैनाल बनाना है, ब्रिज बना रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं, और इसीलिए एक्टिविटी सरकारों की पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो पहले भी पैसा लगता था, अब तो और पैसा लग रहा है, अब और पैसा लग रहा है, इसके लिए ग्रोथ हो रहा है। Yes, as mentioned earlier, the modern government performs many functions for the social and economic development of the country. These functions include spread of education, public health, public work, public recreation, गार्डन वार्डन बना रहे थे वो नगर पालिका वाले, आसपास तुम्हारे गार्डन बनाए, तो ये सारी चीजें तो खर्चा है ना। तो somewhere or the other it is observed that new functions are continuously being undertaken and old functions are being performed more efficiently. पुराने फंक्शन बंद हो गए ऐसा है क्या? वो भी चालू ही है और उनको और अच्छे से करना पड़ रहा है। मिलिट्री के लिए नए नए मॉडर्न हथियार लेने पड़ रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी में नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है। तो ओल्ड वंस हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव
and the new ones are getting added, and so the expense is increasing. दूसरा आई समझ रहे हैं, increase activity. क्या है आई से? increase activity. आई से increase activity. सर डीजी. अगला आई है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंस. डिफेंस एक्सपेंडिचर. वॉर तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें हथियार गोला बारूद खरीदना पड़ रहा है. हमें रेडी रहना पड़ेगा ना. सामने वालों ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने नए नए हथियार, ड्रोन वाले मिसाइल सब कुछ बना लिया, और अपन अभी भी AK-47 लेके बैठे रहेंगे. तो जब वॉर होगा तब हम पीछे हो जाएंगे. इट इज नेसेसरी टू बी वॉर रेडी ऑलवेज. और इसीलिए पीस टाइम में भी हम नए एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, नए मिसाइल्स का टेस्टिंग कर रहे हैं, हम बहुत सारा डिफेंस पे एक्सपेंस कर रहे हैं, और इससे हमारा ओवरऑल एक्सपेंस ग्रो हो रहा है, हमारा ओवरऑल एक्सपेंस बढ़ रहा है. भले ही पीस का टाइम है, भले ही शांति है, वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये खर्चे करना जरूरी हो गया. तीसरा आई समझा, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. और चौथा आई है आई से इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई. तो जैसा महंगाई आम आदमी को सताती है, वैसा महंगाई सरकार को भी सताती है. सरकार पहले एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अगर 100 करोड़ का देती थी, तो अब वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है नहीं 150 करोड़ लगेगा. माल मटेरियल सामान जो है वो अब पहले जैसा नहीं रहा है, महंगा हो गया है, मजदूरी बढ़ गई है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. और इसलिए इन्फ्लेशन जिस तरह से हमें इफेक्ट करता है, वैसा सरकार को भी इफेक्ट करता है. तो प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गए हैं, सरकार को भी ज्यादा एक्सपेंस होता है. सर के सारे आई देखो. पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा इंक्रीज इन एक्टिविटी, तीसरा इंक्रीज इन डिफेंस, और चौथा आई से इन्फ्लेशन. समझ रहे हैं एवरीबॉडी? चलिए आर से जो पॉइंट अपने को पहले से मालूम है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है. और जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो सुविधाएं भी देनी पड़ती हैं. 2011 के हिसाब से हम 121 करोड़ थे, अब 21 के हिसाब से 140 करोड़ हो गए. तो समवेयर और दी अदर हमारी जब आबादी बढ़ रही है, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज टू इनकर ग्रेटर एक्सपेंस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ये बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ती. समझा? सर डीजी का सर समझा गया? वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, आंख बंद करके मेरे साथ ट्राई करने का. क्वेश्चन का नाम है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. आंसर का नाम सर डीजी. आंसर का नाम, आंसर का नाम एस से ऑफ डेमोक्रेसी. आई से पहला आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा आई इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा आई इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट आई इन्फ्लेशन. याद रहेगा क्या? और आर से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सर क्लियर है? आखिरी 2 पॉइंट फटाक से देख लेते हैं भाई. डिजास्टर मैनेजमेंट. पहले भूकंप आता था, बाढ़ आती थी, तो लोग बेचारे मर जाते थे. कोई सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आसपास एक दूसरे को बचाया, वो अलग बात है, लेकिन ऐसी आपदा की स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार अपने आप को बहुत असमर्थ मानती थी. सरकार ने इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का एक यूनिट सेटअप किया. और आज की तारीख में कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हमारे रैपिड एक्शन फोर्स वाले पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जवान पहुंच जाते हैं, वहां पे राहत सामग्री पहुंचाते हैं, और बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, ताकि लोगों को एटलीस्ट टाइम बिंग के लिए एक जगह से शिफ्ट किया जा सके और सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके. ये सब फुकट में होएगा क्या? ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा यूनिट बनाने में भी तो पैसा लगेगा. ये हेलीकॉप्टर्स लाना, ये मिलिट्री वालों को पगार देना, वहां की राहत सामग्री, रिफ्यूजी कैंप्स है या कोई भी अन्य कैंप्स है जहां पे उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, ऐसी सारी चीजों के लिए पैसा तो लगता ही है. सो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो एड्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. Many natural and man-made calamities like earthquake, flood, cyclone, social unrest, etc. are occurring more frequently. The government has to spend a huge amount for disaster management, which increases total expense. समझा क्या? Getting it, everybody? Next one, growing urbanization. शहरीकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है.
गांव में लोग चला लेते हैं, सुविधाएं कम होती हैं, फैसिलिटीज कम होती हैं, तो भी काम निकल जाता है, दिन खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन शहरों के अंदर वी वांट फैसिलिटीज, हमें लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, रास्ते अच्छे चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटीज चाहिए। शहरों में ये सारी फैसिलिटीज की लोग डिमांड करते हैं। एंड समवेयर और द अदर, माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट when urbanization happens, government has to work on providing these facilities to the people. सरकार को ये फैसिलिटीज देने के लिए काम करना ही पड़ेगा, वरना लोग जो है वो वोट नहीं देंगे सरकार। शहरों के अंदर आए हैं तो शहरों में सुविधाएं भी तो चाहिए, एंड इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, व्हाट इज द यूज? So growing urbanization has led to growing needs, and to fulfill those needs, expenses increasing. Yes, spread of urbanization is a global phenomena of the day. This leads to increase in the government expense on water supply, roads, energy, schools and colleges, public transport, sanitation, etc. Modern governments are working for welfare state. आजकल की नई सरकारें सबका भला करना चाहती हैं, विकास करना चाहती हैं, लोगों को बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी देना चाहती हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सर, डीजी का डी और जी समझा? डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। टोटल कितने पॉइंट है? 8। और ये आंसर भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। This has already appeared in the board exam. तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम एक बार पढ़ो फटाफट, कम ऑन एवरीवन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया इज अबाउट पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेस। पब्लिक एक्सपेंस मतलब सरकार का खर्चा, तो पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार का इनकम, सरकार का, अरे सरकार का। तो अब अपन बात करने वाले हैं पब्लिक रेवेन्यू की, यानी सरकार के इनकम की। और यहां पे दोस्तों एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब क्या होता है? सोर्सेस का मतलब होता है कहां कहां से पैसा सरकार को आता है। सरकार को पैसा कहां से आता है? सरकार को पैसा कहां से आता है? तो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से ये चार्ट को देखें तो पब्लिक रेवेन्यू जो है दोस्तों वो दो जगह से आ रहा है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स एंड, अरे 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 टैक्स एंड टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स। सिंपल है, टैक्स में तो दो ही प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो आपकी प्रॉपर्टी पे, जो आपके इनकम पे लगे उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में तो आप जीएसटी ही है। जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो हमारे यहाँ पे हमारे देश में जीएसटी के नाम से जाना जाता है। इजी। दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। बोर्ड एग्जाम में अलग से 8 मार्क के लिए आ चुका है, फेमस। मतलब पब्लिक रेवेन्यू के नॉन टैक्स सोर्सेस, सरकार टैक्स के अलावा कैसे पैसा कमाती है। तो देयर आर सम नॉन टैक्स सोर्सेस आल्सो, और ये नॉन टैक्स सोर्सेस में 7 पॉइंट का आंसर है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आंसर का नाम याद होगा आपको, बीएफजीएफ, बीएफजीएफ। चलो तो अभी अपन पब्लिक रेवेन्यू स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेस। सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे। पब्लिक रेवेन्यू मींस aggregate collection of income, aggregate collection of income with the government through various sources, through various sources। अलग अलग सोर्सेस से जो कलेक्शन ऑफ इनकम सरकार करती है दीपक, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स परमानेंट पोजीशन, पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि इनकम होगा तो ही तो एक्सपेंस कर पाएगा ना, इनकम होगा तो ही तो बजट बना पाएगा, और इसीलिए ये परमानेंट पोजीशन होल्ड करता है। पब्लिक फाइनेंस की स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पब्लिक रेवेन्यू, व्हिच इज पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। थस द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अराइजेस ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंस।
क्योंकि सरकार को खर्चा करना कंपलसरी है, खर्चा करना मैंडेटरी है, और खर्चा बढ़ भी रहा है, अभी अभी अपन ने देखा। तो सरकार का रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है, और रेवेन्यू कहां से आ रहा है वो जानना अपने लिए जरूरी है। स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले द मेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर एज फॉलोज। एक टैक्सेस और एक नॉन टैक्सेस। पहले पढ़ते हैं अपन टैक्सेस। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉसी, the essence of tax is distinguished from other charges by government is at the absence of direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority। मतलब टैक्स के बारे में डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू मतलब क्या? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन मतलब क्या विदय? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है? कंपल्सरी। सरकार को आपको ये कंट्रीब्यूशन देना ही, आप देश में रह रहे हो, देश की रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो, देश के नागरिक हो, देश में कमा रहे हो, और इसीलिए आपको ये टैक्स देना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप टैक्स भर रहे हो तो आपके लिए अलग से लाल चादर के साथ रोड थोड़ी सरकार बना देगी। आपने टैक्स भरना ही है, ये आपका डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू यानी एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन। आप इसमें अपने लिए कोई पर्सनल बेनिफिट मत ढूंढो, ये आपका कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, कंपल्सरी कर्तव्य माना जाता है। और इसीलिए देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कितने? दो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है, आंसर को प्रेजेंट भी ऐसे ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सोर्स मेंशन नहीं किया ना, उसने दोनों सोर्सेस का आंसर पूछा है। अगर वो नॉन टैक्स बोलेगा तो खाली नॉन टैक्स लिखने का, अगर वो सिर्फ सोर्सेस बोलेगा तो टैक्स भी लिखना पड़ेगा, नॉन टैक्स भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को दोनों ही बोल दिए, तो यू विल हैव टू राइट बोथ, बट रेयरली बोर्ड में दोनों एक साथ आएगा, बोर्ड में एक ही आएगा, और अब तक तो नॉन टैक्स आ चुका है। ओके, चलिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसा मैंने बोला, इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। अपनी इनकम और प्रॉपर्टी पे जो टैक्स भरा जाए उसे ही डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसे डायरेक्ट इसलिए भी कहते हैं कि जिस पे लगाया गया है वही भरेगा, उसका डायरेक्ट इंसिडेंस उसी व्यक्ति पे है, वो ट्रांसफर किसी और को नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इनकम पे, उसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया गया है। सो द बर्डन कैन नॉट ट्रांसफर टू अदर्स। सर्विस देखो ना, होटल वाले अपने को बिल देते हैं, अपने पे ट्रांसफर हो जाती है ना जीएसटी, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज लेविड ऑन, ये किस पे था? इनकम और प्रॉपर्टी पे। ये किस पे है? गुड्स और सर्विसेज। इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन or sale and purchase of a commodity or a service. The burden of indirect tax can be shifted by the taxpayer. Shift कर सकता है to other persons. Hence, impact and incidence of tax are on different heads. प्रोड्यूसर किसी और पे भी ट्रांसफर कर सकता है, फिर वो भरे, दूसरा भरे, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, न्यूली इंप्लीमेंटेड जीएसटी in India has replaced almost all indirect taxes, custom duty, etc. तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया। अपने चार्ट के अंदर अगर आपने देखा ध्यान से, तो पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स है और नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझ में आया? अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं नॉन टैक्स। यस, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस मतलब टैक्सेस के अलावा, टैक्सेस के अलावा, टैक्सेस के अदर देन टैक्सेस, हाउ द गवर्नमेंट इज अर्निंग। तो आंसर का नाम बीएफ जीएफ पीएस क्या? बीएफ जीएफ पीएस क्या? बीएफ जीएफ पीएस क्या? बीएफ जीएफ पीएस क्या? बीएफ जीएफ पीएस। बी से बोरोइंग्स, बी से बोरोइंग्स, बी से सरकार जब ये नारियन बोरो करती है पैसा, तो भी पैसा आया ना, आया तो डेबिट।
बोरो कर रही है पैसा, बोरो करना यानी लोन ले लेना, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आदर्श ले लिया, या अपने ही देश की किसी सरकार से आदर्श अपन ने पैसा ले लिया, तो आदर्श इसको क्या बोलेंगे अपन? बोरोइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बोरोइंग मतलब क्या मुग्ध? कर्ज घेणे। कर्ज घेणे। The government can borrow from the people in the form of deposits, bonds, etc. It also gets loans from foreign governments and organizations such as IMF, World Bank, etc. मतलब दुनिया की कोई भी संस्था से उधार ले लेना, या दुनिया की किसी सरकार से, जापान की सरकार से अपन ने बुलेट ट्रेन के लिए उधार ले लिया, ये अपना क्या है? बोरोइंग्स है। Loans are becoming more and more popular source of revenue for the government in modern times. आज की तारीख में टैक्स के अलावा बोरोइंग से ही सरकारें चल रही हैं, और बड़े से बड़े देश की भी और अपने जैसे देशों की भी। अमेरिका तक को लोन लेना ही पड़ रहा है, बिना लोन के कोई सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हर सरकार का एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है। सब लोग टैक्स तो भर ही नहीं रहे ना किसी भी देश में, और इसीलिए एक्सपेंस तो सब पे करना पड़ता है। इनकम कम है तो लोन लेना ही पड़ता। सो बोरोइंग इज वन इंपॉर्टेंट नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नॉन टैक्स सोर्स। क्या पढ़ रहे हैं अपन? नॉन टैक्स सोर्स। क्या पढ़ रहे हैं अपन? बीएफ जीएफ पीएस। क्या? बीएफ जीएफ पीएस। क्या? बीएफ जीएफ पीएस। बी से बोरोइंग, बी से आगे बढ़ते हैं, एफ से फीस। फीस याद आ गया। फीस जो है, फीस जैसे टाइम पे भर देते हैं सब, सरकार को भी भरा होगा आप लोगों ने। रिसेंटली आप लोगों ने बोर्ड का फॉर्म भरा, उसके लिए कैसा बराबर फीस दिया? आदर्श। So somewhere or the other, when you pay the fees for board form, सोनम वो फीस किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। उसके बदले में हितेश अपने को क्या मिलेगा? सप्लीमेंट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक सेंटर अलॉट होगा, हॉल टिकट मिलेगी, एग्जाम सब हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट भी प्रिंट करके देगी। तो बे समवेयर और दी अदर, हाँ वहां पे पानी भी इसको मिलेगा। तो सरकार जो है वो आपसे जो बोर्ड फॉर्म का फीस ले रही है, उसके बदले में सुविधा भी दे रही है, और इसीलिए टैक्स से अलग है। टैक्स के बदले में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। टैक्स के बदले में हम कुछ भी सरकार से एक्सपेक्ट, लेकिन फीस हम किसी चीज के लिए दे रहे हैं तो हम वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो फीस जो है ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है दोस्तों। अ टैक्स इज पेड कंपलसरी विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, वेयरएज फीस इज पेड इन रिटर्न फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी एक्सेट्रा। बीएफ समझा क्या? बोरोइंग और एफ से फीस। जयती, बोरोइंग और एफ से फीस, बोरोइंग और एफ से, बोरोइंग और एफ से बीएफ। अब करते हैं जीएफ। जी से गिफ्ट ग्रांट डोनेशंस। हा गिफ्ट ग्रांट और डोनेशंस। किसी ने सरकार को गिफ्ट दे दिया, बोला मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, ये जमीन सरकार यूज करे, इस पे स्कूल वूल बनाए, हॉस्पिटल खोले लोगों के कल्याण के लिए। गिफ्ट है सरकार के लिए। सरकार के लिए तो आया ना, नॉन टैक्स से आया हुआ है। कोविड में नैसर्गिक आपदा जब आती है, नेचुरल कैलामिटीज जब आती हैं, तो कई बार सरकार है ना लोगों से सेवा के रूप में फंड मांगती है। जैसे कोविड फंड मांगा लोगों ने, सरकार ने कोविड फंड मांगा, तो वो टाइम पे भी लोगों ने बहुत डोनेशंस किए। पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड, ये सारा डोनेशंस भी सरकार के लिए इनकम है। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? कई बार कई अलग अलग सरकारों से या इंस्टीट्यूशन से, प्रशांत, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, सरकारों से
हमारी सरकार को सब्सिडी भी मिलती है, ग्रांट उसी को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे ही किसी दूसरे राज्य से कुछ खरीद रहे हैं, तो बोले ये तो अपने देश का ही राज्य है, इसको थोड़ा 10% डिस्काउंट दे दिए। इट इज कॉल्ड एज अ ग्रांट टू द पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो ऐसा गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस जो होता है, ये दोस्तों इनकम में ही गिना जाता है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय सिटीजंस एंड अदर्स। द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स। किसी ने अपने को सब्सिडी दिया, जैसे जापान ने बुलेट ट्रेन के लिए अपने को 1% पे भी लोन दे दिया, बहुत कम ब्याज के ऊपर लोन दिया। ये अपने लिए एक ग्रांट है, अपने लिए उसने ऐसा किया, किसी देश को और नहीं देता वो, लेकिन अपने देश के लिए किया एज फ्रेंडशिप। समवेयर और दी अदर दोस्तों, ऐसे ग्रांट जब फॉरेन गवर्नमेंट हमको दे या कोई इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस हमको दे, such foreign aid has become an important source of development finance for developing country like India. However, this source of revenue is uncertain in nature. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार अपने को कोई गिफ्ट दे दे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कोई सब्सिडी मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कोई डोनेशन दे। तो ये एक अनसर्टन रेवेन्यू का सोर्स है। जीएफ का जी समझा? एफ से फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड फाइन्स एंड सरकार को कई रुपए का फाइन भी अलग अलग चीजों पे मिलता है। आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपको हवलदार ने पकड़ा, उसने कायदे से अगर पावती बनाया पावती अगर कायदे से बनाया तो वो पैसा सरकार को जाएगा, दैट इज अ फाइन। कई बार आपने लेट कोई टैक्स भरा है, पानी का बिल लेट भरा, तो उस पर पेनल्टी लगता है आपको। घर पट्टी आप लेट भर रहे हो, उस पर पेनल्टी लगता है। कई बार कई अलग अलग चीजों पे आपको सरकार पेनल्टी लगाती है, और उसका भी पैसा जो है वो पैसा सरकार के लिए इनकम है। सो फाइन एंड पेनल्टी ये भी एक नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सरकार बोलती है ना 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 ना, हमें ऐसे कमाना नहीं है आप लोगों से, आप तो देश के वासी हैं, लेकिन आप नियम कानून का पालन करें, उन्हें ना तोड़ें, इसलिए हम फाइन और पेनल्टी लगाते हैं। वी वांट टू डिस्करेज पीपल एंड वी वांट टू एनकरेज देम टू फॉलो द लॉ। समझ में आ रहा है? यस, द गवर्नमेंट इंपोजेस फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वायोलेट द लॉज ऑफ द कंट्री। जो लॉ को वायोलेट करते हैं उनसे फाइन लिया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज इज नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम वायोलेटिंग द लॉ, कि अगली बार वो ऐसा ना करे, अगली बार वो लॉ ना तोड़े, इसलिए उस पर फाइन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। हाउएवर द इनकम फ्रॉम दिस सोर्स इज वेरी स्मॉल। बीएफ जीएफ समझा क्या? बी से बोरोइंग, एफ से फीस, बी से बोरोइंग, एफ से फीस, बी से बोरोइंग, जी से गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, और एफ से फाइन्स एंड पेनल्टी। गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, एफ से फाइन्स और गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, एफ से फाइन्स एंड बीएफ जीएफ। क्लियर है एवरीवन? आखिरी पॉइंट्स पे आते हैं, पी से प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस ऑफ, यस, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स, वंस अगेन, पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, पब्लिक बोले तो क्या? पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, और सरकारी गुड्स एंड सर्विसेज भी तो होते हैं, उसका भी भाव होता है। जैसे रेलवे की टिकट, रेलवे की टिकट आप खरीदोगे तो उसका पैसा किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। ऐसे सरकार कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बदले में सरकार पैसा लेती है। जो सरकार गुड्स आपको दे रही है, जैसे रेशनिंग के चावल, दाल, उसका सरकार 2-3 रुपया लेती है, चार्ज करती है, तो वो पैसा किसको जा रहा है? सरकार को जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। Modern government sell various types of commodities and services to the citizen. A price is the payment made by the citizens to the government for the goods and services sold to them. For example, railway fares, postal charges, etc. Easy है? निधि समझा? क्या है P से? प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स, प्राइस ऑफ, अरे प्राइस ऑफ। आखिरी दो है एस से स्पेशल, स्पेशल, एस से स्पेशल लेवीज, एस से स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल लेवीज, स्पेशल लेवीज, अरे स्पेशल लेवीज। फर्क क्या है दोनों में? ध्यान से समझना, एक ही वर्ड का फर्क है। स्पेशल लेवीज जो हैं वो हार्मफुल कमोडिटीज पे सरकार जानबूझ के लगाती है।
दारू, गांजा, तंबाकू, ये सब खतरनाक है, हानिकारक है। सरकार बोलती है कि इन चीजों को आप कंज्यूम मत करो, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर फिर भी आपको खाना ही है, मरना ही है, तो टैक्स देके मरो सालों, पैसा हमको देके मरो। और इसीलिए सरकार ऐसी चीजों के ऊपर सरकार स्पेशल लेवी करती है, टैक्स को ज्यादा पैसा लगाती है और ज्यादा उसे महंगा करने की कोशिश होती है ताकि लोग डिस्करेज होकर ना ही खरीदें। And that is why somewhere or the other it is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and well-being of the citizen. Like fines and penalty, the objective is not to earn income but to discourage the consumption of harmful commodities by the citizen. For example, duties levied on wine, opium and other intoxicants. इजी है। स्पेशल लेवी समझा, हार्मफुल वर्ड याद रखो। स्पेशल लेवी नियति क्या याद रखेगी? हार्मफुल। क्या याद रखेगी? हार्मफुल। क्या याद रखेंगे? इजी है। लास्ट वन है स्पेशल असेसमेंट, सिर्फ आपके लिए। सरकार बोलती है तेरे एरिया में तेरे को लाइट लगाने है ना, बहुत अंधेरा है ना भाई, तो थोड़ा पैसा लगाना देना पड़ेगा नगर पालिका को। तुम्हारे बिल्डिंग में पानी चाहिए ना, 15 लाइन का पानी चाहिए, तो तुमको यार 20-30 हजार रुपया भरना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं, ये स्पेशल असेसमेंट का पैसा है। आदर्श का पैसा है स्पेशल असेसमेंट, मतलब स्पेशल सुविधा फॉर योर लोकेलिटी, स्पेशल सुविधा फॉर योर एरिया। जब स्पेशल लोकेलिटी के लिए, आपके एरिया के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी या सुविधा के लिए कुछ हो रहा है, तो उसे स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। ज्यादातर लोकल बॉडी जो होती है, महानगर पालिका, नगर पालिका, वो ये चार्ज करती है द पेमेंट मेड बाय सिटीजंस फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज गिवन टू देम बाय द अथॉरिटीज इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। For example, local bodies can levy a special tax on the residents of a particular area where extra special facilities of road, energy, water supply, etc. are provided. BF, GF, PS. क्या? BF, GF, PS. अपन ने कौन सा आंसर पढ़ा अभी? सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पहला सोर्स था टैक्स, जिसमें दो, डायरेक्ट टैक्स और फिर दूसरा सोर्स था नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। नॉन टैक्स के अंदर टोटल 7 पॉइंट, BF, GF, अरे BF, GF, PS, अरे BF, GF, कार्तिक, BF, GF, अरे BF, GF, B से आंख बंद करके जरा, B से बोरोइंग, F से फीस, बोरोइंग फीस, बोरोइंग, अरे बोरोइंग फीस, याद रहेगा। G से गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट ग्रांट, अरे गिफ्ट ग्रांट, ओके। F से फाइन्स एंड पेनल्टी, F से BF, GF के बाद P और S, P से प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ, अरे प्राइस ऑफ, से दो स्पेशल 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 स्पेशल, पहला स्पेशल लेवीज, दूसरा स्पेशल असेसमेंट। इजी है। अपन ने पूरा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस किया, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके अंदर के पॉइंट है ना, अलग से भी पूछे जा सकते हैं, अग्री डिसएग्री जैसे क्वेश्चन में, इसीलिए दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। एक बार पढ़ो फटाफट, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट आंसर, if we once again have a look at the chart, there is one small thing called as public debt, यानी सरकार का कर्जा, सरकार का लोन। छोटा सा है, खुद से पढ़ सकते हो, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। इंटरनल डेट होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हम लोन ले रहे हैं, हमारी सरकारों से, हमारे लोगों से, हमारे ही देश की फाइनेंशियल संस्थाओं से, आरबीआई से या कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसे इंटरनल डेट कहते हैं। और एक्सटर्नल डेट वो होता है जहां पे हम बाहर से, हमारे देश के बाहर से लोन ले रहे हैं, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन फाइनेंशियल बैंक से, तो ऐसे लोन को हम कहते हैं एक्सटर्नल डेट। अंडरस्टूड? इसके अलावा ये 3 पिलर्स में और कुछ पढ़ना नहीं। आखिरी पार्ट जो आज अपन करने जा रहे हैं वो है अपना बजट्स, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बजट। बेसिकली अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो एक है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट और एक है टाइप्स ऑफ बजट। रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स जहां होते हैं
उसे रेवेन्यू बजट कहा जाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स जहां होते हैं उसे कैपिटल बजट कहा जाता है। बट मेनली सारी सरकारें, सारे देश जो बजट्स बनाते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट। बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस, सरप्लस, बैलेंस, सरप्लस। लंबे लंबे पैराग्राफ हो सकते हैं टेक्स्ट बुक में, आंसर के पीडीएफ में, मगर आपको याद रखना है इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। कोर कॉन्सेप्ट समझ गया तो ये आंसर 2 मिनट से ऊपर नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। अ बैलेंस्ड बजट इज अ बजट वेयर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंस। सरकार का इनकम और सरकार का एक्सपेंस जहां इक्वल होता है उसे कहते हैं बैलेंस्ड बजट, उसे कहते हैं बैलेंस्ड बजट, उसे कहते हैं, अरे उसे कहते हैं, समझा मंथन? जहां पे रिसिप्ट और एक्सपेंस इक्वल है मंथन, उसे कहते हैं, क्या बोला है? गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल, इक्वल, इक्वल। दैट इज गवर्नमेंट रिसिप्ट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंस। याद क्या रखना है यहाँ पे, खास बात क्या है, आज की तारीख में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार को जो इनकम आ रही है वो थोड़ी सी है और एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट वाज एडवोकेटेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ। पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट ये बजट के बारे में जो है वकालत करते थे कि ऐसा बजट ही होना चाहिए। इट वाज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है इकोनॉमी में प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों के लिए होता था। इट्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एंड हेंस दे रिगार्डेड इट एज द बेस्ट। पुराने जो इकोनॉमिस्ट होते थे इसको बेस्ट मानते थे, खर्चा जितना उतना ही इनकम, सब कुछ सही है। However, modern economists believe that the policy of balanced budget may not always be suitable for the economy. The modern governments are welfare entities. आजकल की सरकारें वेलफेयर का मसीहा बन चुकी है। हर कोई सरकार से एक्सपेक्ट करता है कि सरकार कुछ करे देश के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और इसीलिए सरकार को भी पॉलिटिक्स में अगर आगे बढ़ते रहना है, जीतते रहना है, चुनाव जीतते हैं, जीतते रहना है, तो उन्हें भी वेलफेयर करके दिखाना पड़ेगा। और वेलफेयर करने के लिए एक्सपेंस तो होगा ही। सो द मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वेलफेयर एंटिटी एंड दे कैन नॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर एट लेवल ऑफ देयर रिसिप्ट। तो बैलेंस बजट है तो बेस्ट, मगर ऐसा आज की तारीख में पॉसिबल नहीं। पहला बजट समझा? दूसरा सरप्लस बजट। बैलेंस में रिसिप्ट और एक्सपेंस इक्वल था, यहां पे रिसिप्ट ज्यादा एक्सपेंस कम, रिसिप्ट ज्यादा, अरे रिसिप्ट ज्यादा, अरे रिसिप्ट ज्यादा, अरे रिसिप्ट ज्यादा। व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज टोल्ड एज और कॉल्ड एज द सरप्लस बजट। बहुत रेयर है ये बजट। सरकार की इनकम ज्यादा, सरकार का एक्सपेंस कम, ये बहुत आज की तारीख में रेयर हो चुका है। और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि भाई ये बजट जो है ना, इन्फ्लेशन के टाइम पे ठीक है, बाकी टाइम पे यूज भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर देश के लोगों को ये लगने लगा सब कुछ सरकार कर रही है, सरकार के पास बहुत पैसा है, सरकार आप बेरोजगार हैं तो भी आपको पैसा दे रही है, आप बुढ़े हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए तो भी आपको पैसा दे रही है, लाड़की बहन हो तो भी पैसा दे रही है, लाड़के भाई हो तो भी पैसा दे रही है, सरकार के पास तो बहुत पैसा है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग आलसी हो जाएंगे और ऐसा इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं होएगा और ये बहुत बड़ा झटका देगा आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। इसीलिए सरप्लस बजट इकोनॉमिस्ट कहते हैं सिर्फ महंगाई है और लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए तभी यूज होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन estimated government receipts are more than the estimated government expense, that is anticipated government receipts are greater than estimated government expense. A surplus budget may prove useful during the period of inflation. During the period of inflation, in the period of inflation there is a tendency for prices to rise rapidly. This needs to be checked. सरकार अगर ज्यादा पैसा सर्कुलेट करेगी ऐसे टाइम पे तो प्राइसेस कंट्रोल में आ सकते हैं।
particularly in the interest of those who have more or less fixed income. The rise in prices can be checked by lowering the level of effective demand in the economy. This can be done by increasing taxes, which would increase the revenue of the government and reduce the purchasing power of the people. As a result, the aggregate demand will fall, leading to downward movement in the price level. तो इससे सरकार जो है वो इकोनॉमी को वापस से राह पे ला सकती है, तो इसे सिर्फ इन्फ्लेशन के टाइम पे ही यूज करना चाहिए, अदरवाइज इसे यूज नहीं करना चाहिए. A surplus budget should not be used in the situations other than inflation, as it may lead to unemployment and low levels of output in an economy. समझा क्या? दूसरा बजट क्लियर है? Everybody? Balanced surplus. बैलेंस में रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल, सरप्लस में रिसिप्ट ज्यादा. आखिरी वाले पे आते हैं. ये है डेफिसिट बजट. ये वास्तविकता है आज की, ये सच्चाई है अभी की. डेफिसिट बजट के अंदर रिसिप्ट कम है और एक्सपेंस ज्यादा है. When government receipts are less, when government receipts are, then the government expense. सरकार का जो रिसिप्ट है, इनकम है, वो कम है और सरकार का खर्चा ज्यादा है. सरकार को रोड बनाने हैं सबके लिए, सरकार को डैम बनाना है सबके लिए, स्कूल खोलना है सबके लिए, हॉस्पिटल खोलना है सबके लिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सबके लिए, मगर सब तो टैक्स नहीं भर रहे, तो इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है. ऐसे में सरकार जो बजट लाती है वो डेफिसिट बजट होता है. इसमें लोन लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, पैसे उधार लेकर सरकार को काम करना पड़ता है. ऐसे बजट को डेफिसिट बजट कहते हैं. मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज डेफिसिट बजट पे ही जी रहे हैं. दोस्तों, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट when anticipated government receipts are less than the estimated government expense. A deficit budget may prove useful during the period of depression. In the period of depression, all economic activities are at low level. कोविड के बाद खर्चा लोग कम कर रहे हैं, स्पेंड कम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे डेफिसिट बजट बहुत काम आता है. इससे होता यह है कि इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट लो लेवल which results in unemployment. This can be checked by increasing government expense, by borrowing money and through deficit financing. This will increase employment, इससे रोजगार बढ़ेगा, and aggregate effective demand for goods and services which would encourage further investment as well. तो डेफिसिट बजट से सरकार जो है वो लोन लेकर पैसा स्पेंड कर सकती है, डिमांड क्रिएट कर सकती है, प्रोडक्शन बढ़ा सकती है. इन मॉडर्न टाइम्स डेफिसिट बजट इज दस द मोस्ट कॉमनली इंप्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट. ज्यादातर सरकारें आज डेफिसिट बजट ही अपनाती हैं. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिसोर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. समझा क्या एवरीबॉडी? अपन ने यहां पर चैप्टर नंबर 8 के 3 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आंसर कवर किए. पहला आंसर जो अपन ने कवर किया वो था व्हाई एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. आंसर का नाम सर डीजी. उसके बाद अपन ने किया रेवेन्यू, जहां पे अपन ने देखा कि सरकार को टैक्स से भी पैसा मिलता है, नॉन टैक्स से भी. और अभी अभी अपन ने किया गवर्नमेंट बजट. उम्मीद करता हूं आपको ये सारे आंसर समझे रहेंगे. चैप्टर सबसे इजी है, 8 मार्क का इजीएस्ट चैप्टर है तो वो चैप्टर 8 है, और इसमें 4 से 5 आंसर, स्पेशली 3 आंसर जो आ चुके हैं, उतना पढ़ के ही बोर्ड एग्जाम में पूरा 8 आ सकता है. तो ये जो वन शॉट सीरीज है इसको पूरा अच्छे से अगर आपने सुना है, ऑब्जर्व किया है, तो लिख के प्रैक्टिस करो. ये तीनों आंसर को वापस से पढ़ो. रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट. नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे का पार्ट पीछे का सवाल. हर बार कुछ नया पढ़ा देंगे, आप पढ़ लेंगे, वो याद रहेगा कुछ टाइम के लिए, फिर भूल जाएंगे. So remember to repeat, repeat to remember, write and practice. Don't just sit with the book open. You have to write whatever you have studied. 2-2 पॉइंट पढ़ो, लिखो बिना देखे, फिर वापस से 2 पॉइंट पढ़ो और वापस से बिना देखे लिखो. इस तरह से ही आप लॉन्ग टर्म तक, बोर्ड एग्जाम तक ये सारे चैप्टर्स याद रख पाएंगे. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सी, टाइम मूव्स वेरी फास्ट and your generation wants to just move on with everything faster and faster and faster. ऐसे में ये जो अपना जीवन
कहीं पे रुक नहीं रहा है, बस भागते जा रहा है। आपको याद रखना है कि योर डेस्टिनेशन should not be a particular thing, just a result or just good marks or just happiness of someone. You have to remember that your destination should be your growth, how you will be a better version of yourself, and for that you have to work hard. You have to remember, my dear friends, that कि कहीं पे भी ब्रेक लगा के बहुत देर तक रुको मत, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न डे लाइफ है आपका, इसमें रुक गया मतलब 10 लोग धक्का मार के आगे तो जाएंगे, कुछ लोग आपको गिरा के जाएंगे, कुछ लोग आपको कुचल के जाएंगे, लेकिन सब आगे तो जाएंगे। तो अगर आप रुक गए तो आप वो खरगोश बन जाओगे जो फास्ट तो था लेकिन हार गया, और कछुआ स्लो था लेकिन घड़ी घड़ी आगे जा ही रहा था तो जीत गया। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट you have to keep moving ahead slowly and steadily. Your time is coming, it will come to you, but for that you have to keep moving. वहां पहुंचूंगा फिर वहां से कहीं और जाना है, वहां पहुंचूंगा और वहां से फिर कहीं और जाना है, कभी तन्हा तो कभी किसी के साथ जाना है, बट जाना तो है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि मेरे को जाना है, आगे तो जाना ही है, कभी अकेले जाना पड़ेगा, कभी साथ में जाना पड़ेगा, और इसीलिए बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।